बैलेट प्रेजेंट्स गूंज। आज पेश है सदात हसन मंटो का अफसाना बादशाहत का खात्मा, कंसीव्ड एंड डिजाइन्ड बाय शुभो, नरेशन बाय नीलाक्षी। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। दूसरी तरफ से पतली सी निस्वानी आवाज़ आई। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। ये किताब वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। इसलिए नहीं कि उसमें कोई ख़ास बात थी। दफ्तर में जो वीरान पड़ा था, एक सिर्फ यही किताब थी जिसके आखिरी औराक क्रुम खुर्दा थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन की तहवील में था, क्योंकि उसका माली, जो कि उसका दोस्त था, कुछ रुपया कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। मनमोहन के पास चूँकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ से आर्जी तौर पर वो इस दफ्तर में मुंतकिल हो गया था और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता तो किसी भी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर के मुलाजिम हो सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायत ही बेज़र और मुखलिस आदमी था, इसलिए दोस्त यार उसके रोज़ाना अखराजात का बंदोबस्त कर देते थे। ये अखराजात बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और 2 टोस्ट, दोपहर के 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, सारे दिन में एक पैकेट सिगरेट और बस। मनमोहन का कोई अजीज़ या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद था, ज़फ़ाकश था। कई दिन फाके से रह सकता था। उसके मुतल्लिक उसके दोस्त और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि वो बचपन से ही घर छोड़कर निकल आया था। एक मुद्दत से बम्बई के फुटपाथों पर आबाद था। ज़िंदगी में सिर्फ उसको एक चीज़ की हसरत थी, औरत की मोहब्बत। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त उसे कहते, तुम काम फिर भी नहीं करोगे? मनमोहन आह भरकर जवाब देता, काम? मैं मुजस्सम काम बन जाऊंगा। दोस्त उससे कहते, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। मनमोहन जवाब देता, अरे नहीं, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द के तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखा। टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। दूसरी तरफ से पतली सी आवाज़ आई। 4457। मनमोहन ने जवाब दिया। जी हाँ। निस्वानी आवाज़ ने पूछा, आप कौन हैं? जी मनमोहन, फरमाइए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो मनमोहन ने कहा, फरमाइए, किससे बात करना चाहती है आप? आवाज़ ने जवाब दी। आपसे? मनमोहन ने ज़रा हैरत से पूछा, मुझसे? जी हाँ, आपसे। क्या आपको कोई एतराज़ है? मनमोहन सटपटा सा गया। जी नहीं। आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था। जी नहीं, मनमोहन। मनमोहन? चंद लम्हात खामोशी में गुजर गए तो मनमोहन ने कहा, आप बातें करना चाहती थी मुझसे? आवाज़ आई। जी हाँ। तो कीजिए। थोड़ी वक्फे के बाद आवाज़ आई, समझ में नहीं आता, क्या बात करूं? आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। बहुत बेहतर। ये कहकर मनमोहन ने थोड़ी देर सोचा। नाम अपना बता चुका हूँ। आर्जी तौर पर ठिकाना मेरा ये दफ्तर है। पहले फुटपाथ पर सोता था, अब एक हफ्ते से इस दफ्तर के बड़े मेज पर सोता हूँ। आवाज़ मुस्कुराई। फुटपाथ पर आप
मसहरी लगाकर सोते थे? इससे पहले कि मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू करूं, मैं ये बात वजह कर देना चाहता हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फुटपाथों पे सोते मुझे एक ज़माना हो गया है। ये दफ्तर तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूँ। कैसी ऐश? एक किताब मिल गई थी यहाँ से। आखिरी औरख गुम है, लेकिन मैं इसे 20 मरतबा पढ़ चुका हूँ। जालिम किताब कभी हाथ लगी तो मालूम होगा हीरो हीरोइन की इश्क का अंजाम क्या हुआ। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं, मनमोहन ने तकल्लुफ से कहा। आपकी जर्रा नवाजी है। आवाज ने थोड़े तकल्लुफ के बाद पूछा, आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब है आप करते क्या है? क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारी दिन आवारागर्दी करता हूँ, रात को सो जाता हूँ। ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? ठहरिए, बात दरअसल ये है कि मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया। अब आपने पूछा है तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि ये जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं? तो कोई जवाब मिला? थोड़े वक्फे के बाद मनमोहन ने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी जिंदगी मुझे अच्छी ही लगती होगी, जबकि एक अरसे से बसर कर रहा हूँ। मनमोहन ने कहा। आपकी हंसी बड़ी मुतरन्निम है। आवाज शर्मा गई। जी शुक्रिया। और सिलसिले गुफ्तगू मुनक़ते कर दिया। मनमोहन थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर मुस्कुराकर उसे रख दिया और दफ्तर बंद करके चला गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे जबकि मनमोहन दफ्तर के बड़े मेज पर सो रहा था, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। जमाइया लेते हुए उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, 44457। आदाब अर्ज़ मनमोहन साहब। आदाब अर्ज़। ओ आप, आदाब अर्ज़, तस्लीमात। आप गालिबन सो रहे थे? जी हाँ, यहाँ आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ रही है। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों? वहाँ सुबह 5 बजे से पहले पहले उठना पड़ता है। कल आपने एकदम टेलीफोन बंद कर दिया। आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? लो साहब, ये भी अजीब बात कही आपने। कोई चीज़ जो खूबसूरत हो तो उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये शर्त आप मुझ पर आयद नहीं कर सकती। मैंने आज तक कोई शर्त अपने ऊपर आयद नहीं होने दी। आप हंसेंगी तो मैं ज़रूर तारीफ करूँगा। मैं टेलीफोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से। आपको मेरी नाराज़गी का कोई ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले अपने आप को नाराज़ नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ ना करूँ तो मेरा जोक मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ये जोक मुझे बहुत अजीज़ है। थोड़ी देर खामोशी रही। उसके बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, माफ़ कीजिएगा, मैं मुलाजिम से कुछ कह रही थी। तो आपका जोक आपको बहुत अजीज़ है। चलो ठीक है। हाँ, ये तो बताइए आपका शौक किस चीज़ का है? क्या मतलब? यानी कोई शगल, कोई काम। मेरा मतलब है आपको आता क्या है? कोई काम नहीं आता। फोटोग्राफी का थोड़ा सा शौक है। ये तो बहुत अच्छा शौक है। इसकी अच्छाई या बुराई का मैंने कभी नहीं सोचा। तो फिर कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा। मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं। दोस्त से मांगकर शौक पूरा कर लेता हूँ। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा मेरी नज़र में है, वो खरीदूंगा। कौन सा कैमरा? इंजेक्टा रिफ्लेक्स कैमरा है, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी देर खामोशी रही। उसके बाद आवाज़ आई, मैं कुछ सोच रही थी।
आपने मेरा नाम पूछा, न टेलीफोन नंबर दरख्वास्त किया। मुझे इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, बस ठीक है। आप अगर चाहेंगी मैं आपको टेलीफोन करूं तो नाम और नंबर बता दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगी। लो साहब, ये भी खूब रहा। मैं जब आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने ना बताने का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है। आप अजीब व गरीब आदमी है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आदमी हूँ। चंद सेकंड खामोशी रही। आप फिर सोचने लगी? जी हाँ, कोई और बात इस वक्त सूझ नहीं रही थी। तो टेलीफोन बंद कर दीजिए फिर सही। अब बहुत रूखे आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, मैं बंद करती हूँ। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे के बाद जब मनमोहन हाथ धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और कहा, 44457। मिस्टर मनमोहन? जी हाँ, मनमोहन। इरशाद? इरशाद ये है कि मेरी नाराज़गी दूर हो गई। मनमोहन ने बड़ी शगुफ्तगी से कहा। मुझे बड़ी खुशी हुई है। नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। हाँ, आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बाहर निकलने ही वाला था कि आपने टेलीफोन किया। ओह, तो आप जाइए। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। मेरे पास आज पैसे नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज नाश्ता नहीं होगा। आपकी बातें सुनकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, ऐसी बातें आप इसलिए करते हैं कि आपको दुख होता है? मनमोहन ने एक लम्हा सोचा। जी नहीं, मेरा अगर कोई दुख दर्द है तो मैं इसका आदी हो चुका हूँ। आवाज ने पूछा। मैं कुछ रुपए आपको भेज दूँ? भेज दीजिए, मेरे फाइनेंसरों में एक आपका भी इजाफा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आपकी मर्जी। मैं टेलीफोन बंद करती हूँ। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब वापस आया और कपड़े बदल कर मेज पर लेटकर सोचने लगा कि ये कौन है जो उसे फ़ोन करती है। आवाज़ से सिर्फ इतना पता चलता कि जवान है। हंसी बहुत ही मुतरनीन थी। गुफ्तगू से ये साफ जाहिर है कि तामीन याफ्ता और मुहज़्ज़ब है। बहुत देर तक वो उसके मुतल्लिक सोचता रहा। इधर क्लार्क ने 11 बजाते उधर टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया। हेलो। मिस्टर मनमोहन? जी हाँ, मनमोहन। इरशाद? इरशाद ये है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया। आप कहाँ गायब थे? साहब बेकार हूँ, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूँ। किस काम पर? आवारागर्दी। वापस कब आए? 10 बजे। अब क्या कर रहे थे? मेज पर लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं। बनाने की कोशिश न कीजिए, मैं बड़ी बदसूरत हूँ। माफ कीजिएगा, अगर अब वाकई ही बदसूरत है तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। बदसूरती से मुझे नफरत है। ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूँ। मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। थोड़ी देर खामोश रही। मनमोहन ने पूछा। कुछ सोचने लगी? जी नहीं। सोच लीजिए अच्छी तरह। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपको गाना सुनाऊं? जरूर। ठहरिए। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने,
उसको सुनाए न बने, क्या बनी बात जहाँ बात बनाए न बने, बात बनाए न बने, नुक्ताची है गमे दिल। बहुत खूब, जिंदा रहो। शुक्रिया। दफ्तर के बड़े मेज़ पर मनमोहन के दिल और दिमाग में सारी रात गालिब की गज़ल गूंजती रही। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा मगर टेलीफोन की घंटी न बजी। जब मायूस हो गया तो एक अजीब सी तलखी उसने अपने हलक में महसूस की। उठकर टहलने लगा। उसके बाद मेज़ पर लेट गया और ढूंढने लगा ही किताब जिसको वो मुतअद्दिद मर्तबा पढ़ चुका था, उठाई और वर्क गर्दानी शुरू कर दी। यूं ही लेटे लेटे शाम हो गई। तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। कौन है? मैं। इतनी देर तुम कहाँ थी? क्यों? मैं सुबह से यहाँ झक मार रहा हूँ। नाश्ता किया है ना दोपहर का खाना खाया है। हालांकि मेरे पास पैसे मौजूद थे। मेरी जब मर्जी होगी टेलीफोन करूंगी। आप देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर करो। मुझसे इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता। आज की माफ़ी चाहती हूँ। कल से बाकायदा सुबह और शाम फ़ोन आया करेगा आपको। ये ठीक है? मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर बिगड़े दिल है। मनमोहन मुस्कुराया। माफ़ करना, इंतज़ार से मुझे बहुत कोफ्त होती है और जब मुझे किसी बात से कोफ्त होती है तो अपने आप को मैं सज़ा देना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? सुबह तुम्हारा टेलीफोन ना आया। चाहिए तो ये था कि मैं चला जाता, लेकिन बैठा दिन भर अंदर ही अंदर कूदता रहा। बचपना है साफ। काश मुझसे एक गलती ना होती। मैंने कसदन सुबह टेलीफोन न किया। क्यों? ये मालूम करने के लिए कि आप इंतज़ार करेंगे या नहीं। बहुत शरीर हो तुम। अच्छा, अब टेलीफोन बंद करो। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। बेहतर। कब तक लौटिएगा? आधे घंटे तक। मनमोहन आधे घंटे के बाद खाना खाकर लौटा तो उसने फ़ोन किया। देर तक दोनों बातें करते रहे। उसके बाद उसने गालिब की एक गज़ल सुनाई। मनमोहन ने दिल से दाद दी। फिर टेलीफोन का सिलसिला मुनक़्क़ता हो गया। अब हर रोज़ सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटे की आवाज़ सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपकता। बाज़ औक़ात घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने उससे टेलीफोन का नंबर पूछा, न उसका नाम। शुरू में उसने उसकी आवाज़ की मदद से तख़य्युल के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, मगर अब वो जैसे आवाज़ ही से मुतमईन हो गया था। आवाज़ की शक्ल थी, आवाज़ की सूरत थी, आवाज़ का जिस्म था, आवाज़ की रूह थी। एक दिन उसने पूछा, मोहन, तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज़ है। जो कि बहुत तरनीम है। इसमें क्या शक है? एक दिन वो बड़ा टेढ़ा सवाल कर बैठी। मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? नहीं। क्यों? मोहन एकदम उदास हो गया। इस क्यों का जवाब चंद लफ्ज़ों में नहीं दे सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा। अगर कोई जवाब ना मिले तो बड़ी कोफ्त होगी। फिर जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। बिला गाना दिन में 2 मरतबा उसका फ़ोन आता। मनमोहन को अपने दोस्त का ख़त आया कि कर्ज का बंदोबस्त हो गया है। 7-8 रोज़ में वो बम्बई पहुंचने वाला है। मनमोहन ये ख़त पढ़कर अफरसुरदा हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरे दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। उसने पूछा, क्यों? कर्ज का बंदोबस्त हो गया है। दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं? कई दोस्त हैं जिनका टेलीफोन है,
मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता तुम्हारी आवाज़ कोई और सुने। वजह? मैं बहुत हसीद हूँ। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए? आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। ये ठीक है। मनमोहन की सारी अफरसुर्दगी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि दफ्तर में उसकी बादशाहत खत्म हो। अब फिर उसने उसकी आवाज़ की मदद से अपने तखय्युल के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश शुरू की। कई तस्वीरें बनी, मगर वो मुत्तईन न हुआ। उसने सोचा चंद दिनों की बात है, उसने टेलीफोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिल और दिमाग सुन्न हो जाता। मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा कितना बड़ा लम्हा होगा जब मैं उसे देखूंगा। दूसरे रोज़ जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उसे कहा, तुम्हें देखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था कि आखिरी दिन जब यहाँ मेरी बादशाहत ख़त्म होने वाली होगी तुम मुझे अपना नंबर बता दोगी। कहा था? इसका ये मतलब है तुम मुझे अपना एड्रेस दे दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो, आज ही देख लो। नहीं नहीं, मैं ज़रा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज ही एक दोस्त से कह रहा हूँ, वो मुझे सूट दिलवा देगा। बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए एक्जेक्टा कैमरा खरीद लिया है। अरे वाह! इस शर्त पर दूंगी कि पहले मेरा फोटो उतारो। इस शर्त का फैसला मुलाकात पर करूँगा। थोड़ी देर और गुफ्तगू हुई। उसके बाद उधर से वो बोली, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर सकूंगी। क्यों? मैं अपने अजीज़ों के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ, सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूँगी, मुझे माफ़ कर देना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर में ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने हरारत महसूस की। सोचा कि ये इज़्मी हलाल शायद इसलिए है कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा। लेकिन दोपहर तक हरारत तेज़ हो गई, बदन तपने लगा, आँखों से शरारे फूटने लगे। मनमोहन मेज़ पर लेट गया। प्यास बार बार सताती थी। उठता और नल से मुंह लगाकर पानी पीता। शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे दिन वो बिल्कुल निढाल हो गया था। सांस बड़ी दिक्कत से आती थी। सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी। कई बार उस पर हिजाइनी कैफियत तारी हुई। बुखार की शिद्दत में वो घंटों टेलीफोन पर अपनी महबूब आवाज़ के साथ बातें करता रहा। शाम को उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने क्लॉक की तरफ देखा। उसके कानों में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे हजारों टेलीफोन बोल रहे हैं सीने में। घुंघरू बज रहे थे। चारों तरफ आवाज़ें ही आवाज़ें थी। क्या बनी बात जहाँ नुक्ताची है गमे दिल। चुनाचे जब टेलीफोन की घंटी बजी तो उसके कानों तक उसकी आवाज़ न पहुंची। बहुत देर तक घंटी बजती रही। मनमोहन अचानक चौंका। उसके कान अब सुन रहे थे। लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर उसने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाया और खुशक होठों पर लड़की जैसी जबान फेर कर कहा, हेलो। हेलो मोहन। हाँ मोहन। ज़रा ऊंची बोलो। मनमोहन ने कुछ कहना चाहा, मगर उसके हलक ही में खुश हो गया। मैं जल्दी आ गई, बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? मनमोहन का सर घूमने लगा। आवाज़ आई, क्या हो गया तुम्हें? मनमोहन ने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, मेरी बादशाहत खत्म हो गई है आज। उसके मुंह से खून निकला और एक पतली लकीर की सूरत में गर्दन तक दौड़ता चला गया।
आवाज़ आई, मेरा नंबर नोट कर लो, 50314 50314, सुबह फ़ोन करना। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर गिरा। उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगे।